हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता है सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका कई सारा पार्ट हमने अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुका है और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ और पहले उन तीनों पार्ट्स को देखें, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो क्लास 12th का ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं पहले ही बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके पहले का जो भी टॉपिक्स है वो हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। एनर्जी क्या होता है इसके बारे में सोचो। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? ठीक है, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और एक और बात आपने पढ़ा है कि वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि जितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा उतना ही अमाउंट में वर्क डन होता है। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखना, हम इसका डेरिवेशन करते हैं। छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक इन्फिनिटी से मूव करते हुए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है तो जो इसका टोटल वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, और दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता क्या है? V इंटू क्यू। सो पहला फार्मूला तो आपको यही मिल गया वर्क डन का। दूसरा देखते हैं, एंड V का वैल्यू आपने पढ़ा है R इंटू आई होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? R इंटू आई। एंड Q इज इक्वल्स टू होता है, यानी Q चार्ज है, चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम टेकन, सिंस I इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी इस रिलेशन को देखते हुए आप चाहें तो Q का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? I इंटू टी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। On putting above values in first equation we get, देखिए क्या मिल जाएगा हमें? वर्क डन इक्वल टू क्यू के जगह पे रखते हैं आई इंटू टी, और इसके जगह पे रखते हैं वी की जगह पे रखेंगे आर इंटू आई, यानी हो जाएगा आर इंटू आई इंटू टी। ठीक है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट देखो, सपोज कर लो कि यहाँ पे R का वैल्यू नहीं दिया हुआ, मतलब R नहीं दिया हुआ। इन दैट केस क्या होगा? जैसे पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, R नहीं दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो कैसे हम सॉल्व करें? सो एज वी नो, ये ऐसे लिख सकते हो, सिंस R इक्वल टू होता है V बाई आई। ओके, R इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। तो यहाँ पर R के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ R, वी कैन राइट आई स्क्वायर इंटू वी इंटू आई, सॉरी V अपन आई इंटू टी। आई से आई, एक आई कैंसिल हो गया, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एक और फार्मूला मिला हमें, वी आई इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला आपको मिल गया V इंटू क्यू वर्क डन का फार्मूला, दूसरा मिल गया आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा क्या मिला? V इंटू आई इंटू टी। सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया है और आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया है, पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस दिया और टाइम दिया है। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले में आई के जगह पे आई का वैल्यू रखोगे, तो ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या ऐसे सिंस लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू होता है V बाई आर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एवर फार्मूला, क्योंकि R इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा है V बाई आई, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप आई के प्लेस पर, इलेक्ट्रिक करंट के प्लेस पर रख सकते हैं V इंटू आई के जगह पे मिल जाएगा आपको V बाई आर इंटू टी। सो हियर वी विल गेट W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एंड एज वी नो दैट
वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि उतना ही वर्क डन होगा जितनी की एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। सो वी कैन राइट हियर एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, और इस वर्क डन का वैल्यू क्या क्या आया, पहला आया v इंटू क्यू, दूसरा क्या है आई स्क्वायर आर टी, इसको रख लिया यहाँ पे। तीसरा फार्मूला क्या मिला हमें v इंटू आई इंटू टी, तो v इंटू आई इंटू टी हो गया, इक्वल टू चौथा फार्मूला मिला v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी कि हमने देखा कि एनर्जी के इतने सारे रिलेशन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ होगा उस फार्मूले को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और तब तक इसको नोट करो, फिर मैं रफ करता हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से पहले आपने पढ़ा है पावर क्या होता है। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर की अगर बात करें तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, ठीक है, कि या ऐसे कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को तो पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी का फार्मूला मिल चुका है, या कह सकते हो वर्क डन का फार्मूला मिल चुका है। जो हमने वर्क डन का वैल्यू फाइंड किया था उसी को बोल दिया कि एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन हमेशा एनर्जी कंज्यूम के बराबर होती है। सो चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन की जगह पहले हम पहला वैल्यू पुट करते हैं v इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू मिल गया पोटेंशियल इंटू क्यू बाई टी, या आप जानते हैं Q अपॉन टी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो एट द प्लेस ऑफ Q बाई टी वी कैन राइट V इंटू आई। ठीक है, तो पावर का देखो एक वैल्यू मिल गया V इंटू आई। V क्या है पोटेंशियल और I क्या है इलेक्ट्रिक करंट। पावर का देखो एक और फार्मूला क्रिएट करते हैं। ये फार्मूला तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि वी आई इंटू टी होल डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कटेगा तो v इंटू आई ही मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या बनेगा। नेक्स्ट मिलेगा पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी के प्लेस पर देखो, या वर्क डन के प्लेस पर क्या रख सकते हो, वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ये वर्क डन के प्लेस पर रख लिया, होल डिवाइडेड बाई टी हो गया। सो ये टी विल बी कैंसिल। ठीक है, टी कैंसिल हो गया, तो मिला गया पावर इज इक्वल्स टू मिल गया वी स्क्वायर बाई आर। ओके, नाउ नेक्स्ट फार्मूला देखिए क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन के प्लेस पर, जो हमारा वर्क डन है इसके प्लेस पर कितना रख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी, तो मिल जाएगा आपको आई स्क्वायर आर टी होल डिवाइडेड बाई टी। हियर टी विल बी कैंसल्ड, सो पावर विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो हमने देखा कि यहाँ पर पावर के भी कई सारे फार्मूले मिल गए हमें। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, एंड पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। जहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ है वहाँ पर उसको रख करके सॉल्व करना है। एक चीज़ ध्यान देना कि इस टाइम हमारा जो फर्स्ट टर्म है, क्लास 12 का जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें ये सब फार्मूले याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे दे दे व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अ सुटेबल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको पता है कि पावर के इतने फार्मूले होते हैं, यानी वर्क डन अपॉन टाइम, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर एंड आई स्क्वायर आर, तो आप इजीली कोई भी एक फार्मूला टिक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि चारों गिवन हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब 2-3 गिवन हो और चौथा ऑप्शन दिया हुआ हो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, और आपको अगर एक ही फार्मूला पता है तो फिर आप इस फार्मूले को टिक करके आ जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। पहले तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का देखते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अरे एनर्जी का तो पता होगा ना तुम्हें, एनर्जी का क्या होता है एसआई यूनिट, जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जरा देखना, इधर देख लो, पावर का क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं वर्क डन का हो जाएगा जूल, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड। सो पावर का एसआई यूनिट मिल जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू मिल जाएगा जूल पर सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, अगर 1 जूल वर्क होता है इन 1 सेकेंड अनमूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, देन इट इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, देखो वाट जो होता है ये बहुत ही छोटा वैल्यू होता है।
वाट बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, यानी कि हम जनरली कमर्शियल यूज़ में जब भी लाते हैं तो किलो वाट में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 किलो वाट इजिकल्स टू होता है 1 किलो वाट इजिकल्स टू 1000 वाट हो जाएगा। आप जानते हैं किसी को भी किलो के फॉर्म में जब रखेंगे तो 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 किलो वाट इजिकल्स टू 1000 वाट। सो फ्रॉम दिस फार्मूला, और वैसे टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, लेकिन सेकंड भी बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। तो जब भी हम कमर्शियल यूज में लेकर के आएंगे तो इसको किस में रखेंगे, आवर में। तो जरा रख करके देखते हैं, ये क्या है, वाट है, तो वाट को रख लो किलो वाट में, ओके। और हम मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपन टाइम या वर्क डन अपन टाइम कह सकते होता है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, पावर इंटू टाइम। पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वाट, तो यहाँ पे लिख लो किलो वाट। और टाइम का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, आवर। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। तो एनर्जी का बच्चे जनरली याद रखते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। यानी कि जो भी हमारे घरों में करंट आता है, आपने देखा होगा मीटर में शो करता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वो यूनिट हैं क्या, जनरली वो किलोवाट आवर की बात कर रहे होते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 किलोवाट आवर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर आप अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी आपने यूज़ किया है प्लस वायर की रेजिस्टेंस को भी अगर हम इंक्लूड करके चलते हैं, तो 1000 वाट का बल्ब है या कोई भी अप्लायंस है, उसको अगर आप 1 आवर तक यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो कि इस तरह से करके हम आसानी से अपने घर का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमने कितना करंट, कितना किलोवाट आवर करंट हमने यूज़ किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं रब करता हूं इसे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे ईएमएफ का। ईएमएफ देखो क्या होता है, ईएमएफ का पहले तो आप फुल फॉर्म जान लें क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कोई फोर्स होगा, क्यों आपके मन में तो यही आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, कोई फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली हम मैक्सिमम पोटेंशियल को कहते हैं। या पहले इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन समझ लो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, ओके। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, देन इट्स टोटल वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या बैटरी कह सकते हो। देखो जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होल सर्किट में मूव करता है, कोई भी, अच्छा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू 1 कूलम हो, ठीक है, +1 कूलम। यानी कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होल सर्किट में मूव करता है, होल सर्किट में मूव करता है इंक्लूडिंग द सेल, यानी कि सेल को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो इस कंडीशन में कुछ वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब कहो सर अगर 1 कूलम चार्ज ना हो तो, जैसे आपने कहा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो इसका टोटल वर्क डन को हम ईएमएफ कहते हैं। तो अगर 1 कूलम चार्ज ना हो, इन दैट केस क्या होगा, उस कंडीशन में मिल जाएगा आपको ईएमएफ बराबर मिलेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि जो भी चार्ज मूव करता है, जो चार्ज हमारे कंप्लीट सर्किट में मूव करता है, अगर मान लो 2 कूलम का चार्ज हमारे होल सर्किट में मूव कर रहा है, तो इन दैट केस वर्क डन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ बराबर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने कब कहा कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होल सर्किट में मूव करेगा इंक्लूडिंग द सेल, देन इट्स टोटल वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या मिल जाएगा, बोलो बच्चों, एसआई यूनिट क्या मिल जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, तो इसका एसआई यूनिट हो गया जूल, और चार्ज का क्या होता है, सेकंड, मिल जाएगा जूल पर सेकंड। या आपको दिख रहा है कि जूल पर सेकंड मतलब वोल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 जूल वर्क हो रहा है ऑन मूविंग 1 कूलम चार्ज, सॉरी यहाँ पे सेकंड लिख दिया, जूल पर कूलम होगा, ठीक है। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है और चार्ज का हो गया कूलम। हम देख रहे हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज के मूव करने पर 1 जूल वर्क डन होता है, इन दैट केस वी कैन से कि 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। यानी कि कह सकते हो कि इसका एसआई यूनिट वोल्ट भी होता है या फिर जूल पर कूलम होता है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना कि जब भी हमारा सर्किट ऑफ होता है, ऑफ होने का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, ठीक है,
इसमें करंट फ्लो नहीं, कि जब भी स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तब ये करंट फ्लो नहीं करेगा। और यदि करंट फ्लो नहीं करेगा, इन दैट केस ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो यदि करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, यानी कि सर्किट स्विच ऑफ है, इन दैट केस ईएमएफ विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, या ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस से पहले रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं कि करंट को अपोज करने वाला जो नेचर होता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। देखो तुमने बैटरी देखा होगा, ठीक है, बैटरी जो होता है, बैटरी के अंदर कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। सपोज करो कि हमारा बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी ले लो, इन्वर्टर की बैटरी है, इस बैटरी के अंदर ऐसे कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। अगर आपने कोई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अगर देखा होगा तो उसके अंदर ऐसे कुछ प्लेट्स लगे होते हैं। ये सारे के सारे प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, यानी कि दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी के प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 का नाम सुना होगा, या कोई भी एसिड है, एसिड को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यदि हम रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। या बेस ही है, बेस को भी अगर आप डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि बेसिकली हम अपने बैटरी में H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 को किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये ईच एंड एवरी प्लेट्स को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि जितने भी लिक्विड होते हैं या ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, दोज लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अब बताते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे यदि चार्ज किसी वायर में मूव करता है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, कि कुछ ना कुछ अपोजिंग कैरेक्टर होगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे ही यदि इलेक्ट्रिक चार्ज इस आयन में मूव करेगा, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यदि मूव करता है, तो इस कंडीशन में भी चार्ज का कुछ अपोज होगा, क्योंकि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए चलेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ अपोज होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो अपोजिंग कैरेक्टर होगा या जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये कहाँ होता है, जनरली ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड डाला जाता है उस लिक्विड का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, हम जानते हैं कि दो, मान लेते हैं कि हमारा पहला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दो टर्मिनल हो गए। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो गैपिंग है ना, इस गैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि गैपिंग यदि ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और यदि गैपिंग कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हो क्या कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टर्मिनल्स, या ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। दो टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस, जो दूरी होता है, मान लेते हैं कि ये दूरी L है। ठीक है, दूरी कितनी है, L है, तो इस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर देखो क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द एरिया डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसे हम देख रहे हैं कि ये दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी हम इसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यदि रखेंगे मतलब कि जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालोगे तभी ये वर्क करेगा, यानी कि सभी तभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो एरिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया डिप्ट होगा तो कह सकते हो रेजिस्टेंस कम होगा, और कम एरिया डिप्ट होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन में जो चार्जेस का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जब चार्जेस का फ्लो बढ़ेगा लेकिन उसका अपोजिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी कि कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन यदि गाढ़ा है, गाढ़ा होने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो यहाँ पे H2SO4 का, तो उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और यदि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन रखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर बात करो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ वी आर गोइंग एट टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल देखो क्या होता है, ये दो बैटरी हैं, सॉरी बैटरी के दो टर्मिनल्स हो गए, पहला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग हाई पोटेंशियल कहते हैं और ये जो नेगेटिव होता है लो पोटेंशियल होता है। अब और आप जानते हैं कि जो करंट होता है, करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वो होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल का जो अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। नेम से ही क्लियर है टर्मिनल पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और इससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको लिंक सबसे पहले मिल जाएगा, और सबसे पहले लिंक पाने के लिए घंटा भी जरूर दबाना, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।